हेलो स्टूडेंट, अनवेरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष मालवीय आज आपके लिए साइंस का मानव तंत्र अध्याय 2 मानव तंत्र का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। इससे पहले की क्लास, कल की क्लास में हमने पढ़ा था पाचन तंत्र के बारे में कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार से गति करता हुआ, कौन से पार्ट से, कौन से भागों से गुजरता हुआ आगे शरीर से वापस उत्सर्जित किया जाता है, और भोजन के अंदर जो भी आवश्यक चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उन सब को कैसे शरीर के कौन सा भाग उनको उन भोजन से निकालता है तथा कौन सा भाग उन भोजन को तोड़ने का कार्य करता है। तो कल के बारे में हम थोड़ा सा वापस रिकैप कर लेते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। मैंने बताया था भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है आमाशय के अंतर्गत, यानी भोजन को सबसे ज्यादा तोड़ा कहाँ जाता है। भोजन को सबसे ज्यादा आमाशय में तोड़ा जाता है। उसके बाद मैंने एक सवाल और बताया था आपको कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसी तरह और एक इंपॉर्टेंट सवाल कि जो एपिग्लोटिस या जिसे अपन घाघी ढक्कन कहते हैं, उसका क्या कार्य होता है। जब भोजन ग्रसनी में प्रवेश करता है तो यहाँ पर घाटी ढक्कन पाए जाते हैं, एपिग्लोटिस पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, वो मुख गुहा से आए हुए भोजन को नासा गुहा में ना चला जाए, इसलिए घाटी ढक्कन क्या करते हैं, जो नासा गुहा का मुख होता है, जो मुंह होता है, उसको ढक लेता है, जिससे भोजन क्या होता है, नासा गुहा के अंदर नहीं जा पाता और सीधा सीधा नीचे की तरफ आ जाता है। इसी तरह आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है। क्या कार्य है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? ये एक प्रकार का अम्ल है जो क्या करता है, भोजन का माध्यम अम्लीय कर देता है। भोजन का माध्यम अम्लीय कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे आने वाले जो सभी एंजाइम हैं वो आराम से भोजन का पाचन कर पाते हैं, भोजन को अच्छे से तोड़ पाते हैं। अब ये HCl, इंपॉर्टेंट सवाल है कि HCl आमाशय की कौन सी कोशिकाओं से निकलता है। तो HCl आमाशय की ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से निकलता है। ध्यान देना, ऑक्सियंटिक कोशिकाओं से क्या निकलता है, HCl अम्ल निकलता है। ये सब हमने पढ़ा। इसकी प्रक्रिया कैसे भोजन का पाचन होता है वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम पाचन से जुड़े हुए कुछ एक चीज है, जो पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती है, तो मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूं। लार ग्रंथियां, सबसे पहले लार ग्रंथियां में क्या होता है, देखो, कर्ण पूर्व ग्रंथि। लार ग्रंथियां हमारे मुख के अंदर पाई जाती है, मुंह के अंदर। ठीक है, और ये लार क्या करती हैं, इनसे लार छूटती है, जिससे भोजन चिकना, लसलसा, लुगदीनुमा हो जाता है। चिकना लसलसा करने से क्या होता है, भोजन आराम से नीचे की तरफ सरक जाता है। लार ग्रंथियों में 3 तरीके की हमारे लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली है कर्ण पूर्व ग्रंथि। कर्ण पूर्व ग्रंथि, नाम से ही पता चल रहा है, कर्ण यानी कान और पूर्व यानी पहले। ये जो कान है, इस कान से पहले एक ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पे हमारे, जो क्या कहलाती है, कर्ण पर्व ग्रंथि। एक बार ध्यान दे इधर के कान से पहले यहाँ पर जो ग्रंथि पाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, कर्ण पर्व ग्रंथि। अगली ग्रंथि है अधोजंब ग्रंथि। अधो का मतलब जंब यानी जीवा, जंब यानी जीभ, और अधो का अधोजंब क्या होता है। ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, जीभ का जो ये हमारा भाग है,
ये जीभ आखिरी सिरे पर जिस जगह पर जुड़ी होती है, आगे से तो ये बिल्कुल स्वतंत्र होती है, हम जीभ को इधर इधर कैसे भी ले जा सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला भाग है इस जीभ का, वो कहीं ना कहीं पर जुड़ा होता है। तो उस जीभ के अंतिम भाग पर पाई जाती है, जहां से ये जीभ जुड़ी होती है वहां पर ये अधोजंभ ग्रंथि पाई जाती है। तीसरी है अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि क्या होती है? ये कहां पाई जाती है? अधो का यानी नीचे, जिह्वा यानी जीभ, जीभ के नीचे की तरफ पाई जाती है। जीभ है उसके नीचे की तरफ, आगे नीचे की तरफ कौन सी? अधोजिह्वा ग्रंथि पाई जाती है। ये है 3 लार ग्रंथियां। इसके अलावा पाचन तंत्र में काम आने वाली ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, ठीक है। हमारे इस साल का जो सिलेबस है इस पाठ का, उसमें एक तंत्र आता था अंतःस्रावी तंत्र, जो अभी कोरोना के कारण जो भी सिलेबस कम हुआ उसमें वो अंतःस्रावी तंत्र हटा दिया गया है। और वो अंतःस्रावी तंत्र क्या होता था, वह सभी उसमें अपन ग्रंथियां पढ़ते थे। तो अब हमें वो सारी ग्रंथियां नहीं पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इस ग्रंथि को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र में हाँ। इस अग्नाशय ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन व ग्लूकेगॉन हार्मोन। इंसुलिन व ग्लूकेगॉन हार्मोन तथा एक बाह्य स्राव होता है, एक तरल पदार्थ छोड़ा जाता है और ये तरल पदार्थ अग्नाशय रस कहलाता है। इसी तरह यकृत ग्रंथि होती है। यकृत ग्रंथि जो हमारे पाचन तंत्र में काम आने वाली तीसरी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसी तरह कई सारे एंजाइम हमारे पाचन तंत्र में काम आते हैं। उन एंजाइमों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा एंजाइम क्या करता है। सबसे पहला एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट पाचन, यानी भोजन के अवयव के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वह हमारे मुंह द्वारा भोजन के साथ ग्रहण किया जाता है। तो उस कार्बोहाइड्रेट जो जटिल पदार्थ के रूप में होता है, जटिल अवयव के रूप में होता है, उसको तोड़कर सरल अवयव में बदलने का कार्य कौन करता है? कौन से एंजाइम करते हैं? तो एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज, ये 3 एंजाइम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ेंगे, दूसरे किसी एंजाइम, किसी भी पदार्थ को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि एंजाइम की यह विशेषता है कि वह विशिष्ट कार्य ही करते हैं, हर कोई कार्य नहीं करते। उनका काम है, ये एमिलेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है, इनका कार्य कार्बोहाइड्रेट, जो भी पदार्थ कार्बोहाइड्रेट से बने होंगे उनको तोड़ने का ही कार्य करेंगे, उनको पचाने का ये कार्य करेंगे। इसी तरह दूसरा है प्रोटीन पाचक, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। हमारे भोजन के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको तोड़ने का कार्य ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन करते हैं। वसा पाचक, लाइपेज एंजाइम। वसा यानी जो भी हम चिकना पदार्थ खाते हैं, जैसे सब्जी के अंदर तेल खाते हैं, रोटी के ऊपर घी लेके खाते हैं, हलवे के अंदर घी खाते हैं, बटर खाते हैं, कई सारे पनीर, ये चीजें जो चिकनी चीजें होती है उनमें ये वसा पाई जाती है। वो जब चिकनी चीजें अपन खाते हैं सारी, तो उसके साथ वसा भी हमारे शरीर के अंदर जाती है। उस वसा को तोड़ने का कार्य कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। इसी तरह न्यूक्लियोजेज, जो इसको पचाने का कार्य कौन करता है? न्यूक्लियोटाइडेज व न्यूक्लियोएजेज। ये थे हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कुछ आवश्यक जानकारी जो हमें पता होनी चाहिए। इनसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं। आगे देखें, अब अपन शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, श्वसन तंत्र। अब अपन शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, श्वसन तंत्र। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार का हमारे शरीर में
श्वसन तंत्र पाया जाता है शरीर के अंदर। अब श्वसन क्या होता है, क्या होता है श्वसन, कोई बताएगा? देखिए श्वसन तंत्र, श्वसन क्या होता है? पहली बात श्वसन, तो छोटी कक्षाओं से हम पढ़ते हैं कि गैसों का आदान प्रदान, गैसों को शरीर के अंदर लेना और शरीर के अंदर की गैसों को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। छोटी क्लासों में परिभाषाएं थी। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को शरीर से बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन और CO2 के शरीर व वातावरण के बीच ऑक्सीजन व CO2 के आदान प्रदान को श्वसन कहते हैं। नॉर्मल सी परिभाषा है। इस जैसे छोटी कक्षा में बताया जाता था कि O2 क्या होती है? प्राण वायु कहलाती है। O2 प्राण वायु कहलाती है। अब अपन पढ़ते हैं, देखो श्वसन तंत्र क्या होता है। देखिए अब श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई आज अपन चर्चा करेंगे और उसमें कौन सी चीजें हमारे काम की हैं, हमें कैसे पढ़ना है उसको, कौन सी चीज हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन इस डायग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम में देखो, हम श्वास यानी जो O2 होती है वातावरण से, वो किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? नाक के द्वारा, यानी नासा या नाक। हम उस ऑक्सीजन को नाक के द्वारा ग्रहण करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे नाक बंद हो जाती है, जैसे अक्सर सर्दियों में देखा जाता है। जब शरीर नाक के अंदर का जो श्लेष्मा होता है वह क्या करता है, अंदर जम जाता है, तो हमें नाक से श्वास लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, कठिनाई होती है। तब हम मुंह से श्वास लेते हैं। तो ऑक्सीजन को अंदर लेने का एक तरीका क्या है? मुख भी है। इस मुख के पीछे मुख गुहा पाई जाती है, जैसा अपन ने कल पढ़ा था। इसी तरह नाक के पीछे कौन सी? नासा गुहा पाई जाती है। नासा गुहा पाई जाती है। ये मुख गुहा और नासा गुहा आगे चलकर कहाँ खुलती है? जहां कल हमने पढ़ा था, ग्रसनी के अंदर खुलती है। ग्रसनी के अंदर खुलती है। और इस ग्रसनी में क्या पाया जाता है? हमें पता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस पाया जाता है, घाटी ढक्कन पाया जाता है। यह ग्रसनी क्या है? नासा गुहा और मुख गुहा का उभयनिष्ठ मार्ग है। हम जानते हैं उभयनिष्ठ मार्ग कैसे, कि दोनों ही नासा गुहा और मुख गुहा एक ही जगह आकर खुलते हैं। इस ग्रसनी के आगे पाई जाती है श्वास नली। श्वास नली लगभग यहां तक का पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र एक जैसा है, समान चीजें उसमें पाई जाती हैं। यहाँ पर यह नलिका जो थी वो पहले पाचन तंत्र में ग्रास नली थी, यहाँ पर श्वास नली है। इस ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाला जो भाग होता है, वहां 9 छल्ले के आकार के, 9 छल्ले का आकार जैसी संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं स्वर यंत्र, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैरिंक्स, उसे लैरिंक्स कहते हैं। ग्रसनी और श्वास नली के मिलने वाले भाग पर, जो ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ता है, वहां स्वर यंत्र पाया जाता है, लैरिंक्स पाया जाता है, जिसे अपन सामान्य भाषा में कंठ कहते हैं। इस कंठ के अंदर जो ये अपन को दिखता है, यहाँ स्वर यंत्र नाम से भी पता चल रहा है कि स्वर यंत्र यानी उत्पन्न करने वाली मशीन। तो स्वरों को उत्पन्न करने वाली, आवाज को उत्पन्न करने वाली मशीन यहाँ पर पाई जाती है, जिसे लैरिंक्स या स्वर यंत्र कहते हैं। श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। शरीर में जैसे फेफड़ों में प्रवेश करती है, 2 भागों में बंट जाती है। इन
दो भागों में बटे हुए को कहते हैं श्वसनी। इनको कहते हैं श्वसनी। ये जो दो भाग आगे जा रहे हैं इनको कहते हैं श्वसनी। इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंकाई। इनका नाम इंग्लिश में इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है सवाल हिंदी में ही पूछे आपको, श्वसनी की जगह ब्रोंकाई देके कोई सवाल भी पूछ सकता है और श्वसनी नाम दे दे। ठीक है। इसके बाद ये श्वसनी आगे जाकर और छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। आगे ये यहाँ बढ़ गई, 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 यानी और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, विभाजित हो जाती है, जिन्हें अपन कहते हैं श्वसनी का। श्वसनी का इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और आगे चलकर ये श्वसनी का और छोटे छोटे बारीक बारीक भागों में विभक्त होकर फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिसे अपन कहते हैं, इन छोटे छोटे भागों को अपन कहते हैं कूपिका। यानी श्वास नली जब फेफड़ों में प्रवेश करती है तो दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे अपन कहते हैं श्वसनी, ब्रोंकाई। ये श्वसनी आगे चलकर और छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, जिसे अपन कहते हैं श्वसनिका, ब्रोंक्यूल्स। और श्वसनी का आगे चलकर और बारीक बारीक सूक्ष्म नलिकाओं में बढ़ जाती है, जो फेफड़ों के अंदर क्या करती है, घुसती है, प्रवेश कर जाती हैं, जिसे अपन कूपिकाएं कहते हैं। ये जो दोनों चीज हैं ये हमारे शरीर के फेफड़े होते हैं, फेफड़े कहते हैं। और नीचे जो इस श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चीज पाई जाती है वो है यह डायफ्राम, जिसे मध्य पट कहते हैं। यह इस श्वसन तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस ये ना हो तो हमारे अंदर श्वास को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बोक्साइड को बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल होगा ही नहीं। तो अब तक हमने देखा, इस डायग्राम के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने पढ़ा, जिसको अपन एक बार वापस देख लेते हैं कि हम श्वास कहाँ से लेते हैं, नासा से, और जब कभी नाक बंद हो जाती है तो हम किससे लेते हैं, मुख से लेते हैं। आगे देखिए, ये नाक आगे नासा गुहा में खुलती है, मुख आगे मुख गुहा में खुलता है। ये दोनों नासा गुहा और मुख गुहा आगे जाकर ग्रसनी में खुलते हैं। दोनों ही जने आगे जाकर क्या करते हैं, ग्रसनी में खुलते हैं। इस ग्रसनी में, जैसे मैंने कल भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि ग्रसनी में एपिग्लोटिस पाया जाता है, घाटी ढक्कन पाया जाता है। उस घाटी ढक्कन का, एपिग्लोटिस का क्या कार्य होता है कि जब भी हम भोजन ग्रहण करें तो वह भोजन नासा गुहा में ना चला जाए, इसलिए एपिग्लोटिस ढक्कन का कार्य करके नासा गुहा को ढक लेता है। और जब भी हम श्वास लें तो आई हुई ऑक्सीजन नासा गुहा से आने के बाद इस मुख गुहा से होते हुए मुख द्वारा वापस बाहर ना चली जाए, इसलिए एपिग्लोटिस जब हम श्वास लेते हैं तो क्या करता है, मुख गुहा को ढक देता है। फिर आगे स्वर यंत्र पाया जाता है। इस ग्रसनी और श्वास नली के जुड़ने वाले भाग पर स्वर यंत्र पाया जाता है, लैरिंक्स, जो हमारे लिए बोलने का, हम किस प्रकार बोलेंगे, कैसे बोलते हैं, बोलने की क्रिया को संचालित करता है। फिर आगे ये श्वास नली पाई जाती है। एक श्वास नली होती है जो यहाँ तक हमारे शरीर में आती है। श्वास नली आगे फेफड़ों में प्रवेश करते हुए दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे अपन श्वसनी कहते हैं, ब्रोंकाई। श्वसनी आगे जाकर और छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, जिसे अपन श्वसनी का, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ये श्वसनी का आगे चलकर क्या करती है, छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाओं में बदल जाती है, बढ़ जाती है, जिसे अपन कूपिकाएं कहते हैं। इन दोनों फेफड़ों के नीचे एक डायफ्राम पाया जाता है, एक मांसपेशियों की संरचना होती है, डायफ्राम पाया जाता है। अब इसके बारे में अपन इसकी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन
करेंगे। देखिए क्या होता है। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, इंपोर्टेंट सवाल, कि जो हमारा श्वसन तंत्र है वह किस सिद्धांत या नियम पर आधारित है? हमारा जो श्वसन तंत्र है वह, हमारे जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हमारा जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वह ऋणात्मक दाब प्रवणता सिद्धांत। हमारा जो श्वसन तंत्र है वह ऋणात्मक दाब प्रवणता सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे। अब जितना डिफिकल्ट, जितना हार्ड ये नाम हमको लगता है सिद्धांत का, सिद्धांत उतना ही सरल है। सिद्धांत उतना ही सरल है। देखिए कैसे। ऋणात्मक दाब प्रवणता सिद्धांत, यहां पर ये वर्ड आ रखा है दाब, और इस सिद्धांत का सीधा सीधा जो संबंध है वो दाब के साथ ही है। अब दाब हम जानते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, या तो होगा कोई दाब होगा तो उच्च दाब होगा, या कोई होगा तो निम्न दाब होगा। यानी किसी का दाब या तो बहुत ज्यादा होगा, उच्च होगा, फिर किसी का दाब बहुत ही कम होगा, निम्न होगा। देखिए आगे। अब ये नियम क्या कहता है कि यह नियम कहता है कि ऑक्सीजन CO2 या जो गैस है वह हमेशा, जो ऑक्सीजन CO2 गैसें हैं वह हमेशा क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ क्या करती है, गति करती है। यही ऋणात्मक दाब प्रवणता नियम है, सिद्धांत है। ऋणात्मक यानी कम, घटते हुए क्रम में, दाब प्रवणता यानी घटते हुए दाब की तरफ गति। अब घटेगा कब, जब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हम चलेंगे। तो बस ये नियम इतना है, ऋणात्मक दाब प्रवणता सिद्धांत पर आधारित है। और वो ऋणात्मक दाब प्रवणता सिद्धांत क्या होता है कि गैसें हमेशा क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन CO2 या अन्य कोई भी गैसें हैं वो क्या करती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गति करती हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि श्वसन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ा कि वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन से भाग है, उसका क्या क्या कार्य है। अब ये पूरा श्वसन तंत्र हम कैसे कार्य करता है, यानी श्वसन तंत्र की प्रक्रिया पढ़ेंगे। श्वसन प्रक्रिया अभी अपन पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। हमारे अंदर जो श्वसन होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक श्वसन और एक होता है बाह्य श्वसन। सबसे पहले देखते हैं बाह्य श्वसन में क्या होता है। बच्चों, बाह्य श्वसन में यह होता है कि जो हम गैस अंदर की तरफ लेते हैं, जो भी हम गैस अंदर की तरफ लेते हैं वह ऐसे नाक या मुंह से होते हुए ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिकाएं ये जो छोटी छोटी आगे, और श्वसनिका से छोटी छोटी आगे ये पाई जाती हैं, जिन्हें अपन कहते हैं कूपिकाएं, यहाँ तक पहुँचती। यानी जो भी ऑक्सीजन हमने ली यहाँ से कूपिकाओं तक जो पहुँचती है, तथा इसके बाद इन कूपिकाओं को जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस मिलती है वो वापस उल्टे तरीके से नाक या मुख तक वापस आती हैं। ये यहाँ से इस कूपिकाओं तक पहुँचने का जो मार्ग होता है वह सारा बाह्य श्वसन में आता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें
बाहर से तो गैस अंदर ले रहे हैं और अंदर वाली गैस को बाहर छोड़ रहे हैं, इसलिए इसे बाह्य श्वसन कहते हैं। फिर आंतरिक श्वसन होता है, इसमें क्या होता है कि तो यहाँ पे फेफड़ों के इस तरफ जो हमारा हृदय पाया जाता है, उस हृदय के अंदर जो अशुद्ध रक्त आता है, यानी हृदय के बारे में हम जानते हैं नॉर्मल सा कि हृदय क्या करता है, हृदय रक्त को पंप करने का कार्य करता है। तो यहाँ हृदय में जो अशुद्ध खून यानी जो CO2 वाला खून होता है, जो रक्त होता है, वह किसके माध्यम से हृदय की एक सूक्ष्म नलिका जिसे बोलते हैं केशिका, जिसे बोलते हैं केशिका, उस केशिका द्वारा लाया गया CO2 और इन कूपिकाओं द्वारा लाई गई O2, दोनों का क्या होता है, आपस में आदान प्रदान होता है। कूपिकाएं क्या करती है, केशिकाओं को ऑक्सीजन देती हैं, केशिका क्या करती है, CO2 कूपिका को देती है। यह गैसों का आदान प्रदान, ये कूपिकाओं और गैसों के मध्य, कूपिकाओं और केशिका के मध्य गैसों का जो आदान प्रदान होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन कहते हैं। अब इसको अपन विस्तार से पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए क्या प्रक्रिया में सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले हम जो ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, उसको नाक या किसके द्वारा, नाक जब बंद हो तो हम उसको मुख के द्वारा शरीर में प्रवेश कराते हैं। यह आगे कहाँ जाती है, नासा गुहा या मुख गुहा में जाती है। आगे नासा गुहा या मुख गुहा में जाती है, यानी हमारा जो नाक के द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वह नाक, नासा गुहा तथा मुख के द्वारा ग्रहण किए तो मुख गुहा में जाती है। अब नाक के अंदर ये जो नासा गुहा होती है, उसमें पाए जाते हैं बाल, हम देखते हैं वहीं बाल पाया जाता है, तथा कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती है, श्लेष्मा या तरल पदार्थ का स्राव करती है। ये हमारे नाक के अंदर जो बाल और श्लेष्मा पाए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब कौन सा वो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, देखिए क्या करते हैं कि जो नाक के अंदर बाल और श्लेष्मा पाए जाते हैं, तो हमारे चारों तरफ वातावरण में कई तरीके की धूल, मिट्टी, कीटाणु, ये सब चीजें होती हैं। इन कीटाणु, जब हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तो उस ऑक्सीजन गैस के साथ ये धूल, मिट्टी और कीटाणु भी अंदर चले जाते हैं। तो बाल क्या करते हैं, उस धूल मिट्टी के कण को रोक लेते हैं, छानने का, हवा को छानने का कार्य करते हैं, तथा फिर भी बालों से भी होते हुए अगर कोई धूल मिट्टी का बारीक कण आगे चला जाता है तो वह अपने नाक के अंदर पाए जाने वाले श्लेष्मा से चिपक जाता है, पूरा चिपक जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन शुद्ध हो जाती है और वह अंदर की तरफ पूरी शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। आगे यह ग्रसनी में प्रवेश करता है, ग्रसनी में प्रवेश करता है। अब ग्रसनी में क्या पाया जाता है, हमें पता है, एपिग्लोटिस। यह क्या कार्य करता है, यह उभयनिष्ठ मार्ग है, ग्रसनी एक उभयनिष्ठ मार्ग है। एपिग्लोटिस एक ढक्कन की तरह कार्य करता है कि जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो वह नासा गुहा से वापस मुख गुहा में ना जाए, इसलिए एपिग्लोटिस मुख गुहा को क्या कर देता है, ढक देता है। जैसे ही नाक से श्वास ली, यहाँ से आगे जानी चाहिए, तो एपिग्लोटिस क्या करता है, यहाँ पर इस मुख गुहा को बिल्कुल ढक लेता है, जिससे गैस आगे की तरफ जाती है। ग्रसनी से आगे की तरफ यह जाती है श्वास नली, श्वास नली में जाती है। अब श्वास नली में जाती है तो क्या होता है, श्वास नली भी एक नली की तरह होती है। इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है, स्वर यंत्र पाया जाता है। इस ग्रसनी और श्वास नली का जो मिलाप जहां पर होता है, जहां पर ये दोनों आपस में जुड़ती हैं, वहां पर स्वर यंत्र या लैरिंग्स पाया जाता है, लैरिंग्स पाया जाता है। श्वास नली से आगे यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है, श्वास नली से आगे यह ऑक्सीजन
श्वसनी में जाती है, श्वसनी में जाती है, जिसे इंग्लिश में ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। फिर आगे यह श्वसनी से आगे यह ऑक्सीजन जाती है कहां पर, श्वसनी काम है, आगे जाती है ये श्वसनी काम है, जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल कहते हैं। बड़ी क्लासों में आगे जाकर हम 11 12 में अगर इस चीज को पढ़ेंगे तो ये प्रक्रिया थोड़ी और लंबी हो जाएगी, और इसमें आगे क्या काम बताया जाएगा कि श्वसनी का जो श्वसनी होती है आगे टुकड़ों में बढ़ती है, जिसमें प्राथमिक श्वसनी, उसके बाद प्राथमिक श्वसनी और टुकड़ों में बढ़ती है तो उनको द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती है तो तृतीयक श्वसनी, और फिर लास्ट में श्वसनिका आती है। लेकिन हमारे लिए अभी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि श्वसनी के बाद आगे ऑक्सीजन कहाँ जाती है, श्वसनिका में जाती है। और श्वसनिका से आगे क्या होता है, श्वसनिका से आगे कहाँ जाती है, यह कूपिकाओं में जाती है, कूपिकाओं में जाती है, कूपिकाओं में प्रवेश कर जाती है। अब यहां तक ऑक्सीजन यहां से अंदर आई, नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिका, श्वसनिका से कूपिका। ये जो पूरा अब तक जो हमने देखा है वह सारा का सारा क्या होता है, बाह्य श्वसन में आता है। इस पूरे भाग को हम कहते हैं बाह्य श्वसन। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, अब आंतरिक श्वसन में क्या होता है, जो हृदय की केशिकाएं हैं, केशिकाएं हैं, वह शरीर के सभी भागों से क्या करती है, खून, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो अशुद्ध खून होता है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी होती है, उसको यहाँ पर लाती है, CO2 वाला खून। ठीक है, और यहां से जो ऑक्सीजन है वो चलती 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 यहां से कूपिकाओं तक आती है। तो कूपिकाएं यहां पर एक जगह आकर कहा करती हैं, कूपिकाएं ऑक्सीजन लाती है। अब इन दोनों के बीच होता है आंतरिक श्वसन। कैसे, कूपिकाएं क्या करती हैं, जो श्वसन तंत्र द्वारा ऑक्सीजन लाई गई, वो कूपिकाएं लाई गई ऑक्सीजन किसको दे देती है, केशिकाओं। और केशिकाएं जो शरीर के सभी भागों से CO2 वाला यानी CO2 गैस युक्त खून जो लाती है, रक्त लाती है, उसको कहां दे देती है, कूपिकाओं, उसको कहां दे देती है, कूपिकाओं। अब कूपिकाओं से ऑक्सीजन केशिकाओं में आ गई और केशिकाओं के से CO2 कहां आ गई है, कूपिकाओं में, यहां आ गई है। फिर उल्टी प्रक्रिया होती है और वापस यहां से CO2 क्या करती है, श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिका, श्वसनिका से श्वसनी, श्वसनी से श्वास नली, श्वास नली से ग्रसनी, ग्रसनी से नासा या मुख गुहा, फिर नाक या मुंह से क्या करती है, वापस CO2 को बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये जो गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके बीच, केशिकाओं और कूपिकाओं के बीच, वह आंतरिक श्वसन में आता है, वह सब आंतरिक श्वसन में आता है। अब ये सारी प्रक्रिया तब होती है जब ये डायफ्राम कुछ कार्य करता है। वो कार्य क्या करता है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी के ऊपर आधारित है हमारा श्वास लेना और श्वास छोड़ना। क्या होता है, देखो, जब हमें ऑक्सीजन अंदर लेनी होती है, ये O2 है, इसको अंदर लेनी होती है, तब क्या करते हैं, यह डायफ्राम जो इस आकार का है वह एकदम सिकुड़ कर सीधा हो जाता है, ऐसा, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, सीधा। सीधा होने से क्या होता है, फेफड़े फूल जाते हैं। फेफड़े फूल जाते हैं तो इनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाने के कारण इनके अंदर का जो दाब होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फेफड़ों के अंदर का दाब कम, किससे कम, बाहर के वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। यानी कि बाहर का दाब हो जाता है ज्यादा और अंदर का दाब हो जाता है कम। फेफड़ों के अंदर का दाब हो जाता है कम, ज्यादा यानी उच्च और कम यानी निम्न। और हमने पढ़ा था शुरुआत में
कि जो श्वसन तंत्र है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऋणात्मक दाब प्रवणता। इस सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था कि यह सिद्धांत क्या होता है कि गैसें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गति करती है। जब डायफ्राम सीधा हो जाता है तो फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है, उनका आयतन बढ़ जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ का दाब निम्न हो जाता है और बाहर का दाब उच्च हो जाता है। और ऋणात्मक दाब प्रवणता सिद्धांत कहता है कि गैसें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गति करती है। अब यहाँ दाब कम है और बाहर की तरफ दाब ज्यादा है, तो गैसें कहाँ से कहाँ जाएगी? गैसें बाहर से अंदर की तरफ आएगी। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करती है और नाक, नासागुआ, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनिकाएं, कुपिकाओं तक पहुंचती है, यानी शरीर के अंदर आ जाती है। फिर आंतरिक श्वसन होता है, कुपिकाओं के पास आई हुई ऑक्सीजन गैस और केशिकाओं द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाद बीच क्या होता है? आदान प्रदान आंतरिक श्वसन, जिसके कारण कुपिकाओं के पास CO2 गैस आ जाती है। अब जैसे ही इनके पास वापस CO2 गैस आती है, ये जो डायफ्राम सीधा था वो वापस क्या करता है? अपनी नॉर्मल स्थिति में, पहली स्थिति में आने लगता है। जैसे ही पहली स्थिति में आता है, वापस अपनी गोलाई ग्रहण करता है, तो इन फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे ये फेफड़े क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। सिकुड़ने के कारण अब यहाँ का दाब हो जाता है उच्च और बाहर का दाब हो जाता है निम्न। और दाब ऋणात्मक दाब प्रवणता नियम के अनुसार यहाँ उच्च दाब से वापस निम्न दाब की तरफ गैसों की गति होती है। अब कोशिकाओं के पास CO2 गैस है जो हमारे शरीर के लिए किसी काम की नहीं है, तो वह इस उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ गति करती है और यहाँ से वापस उल्टी कोशिकाओं के पास CO2 गैस आ गई, वापस वह श्वसनिका, श्वसनी, श्वास नली, ग्रसनी, नासागुहा और नाक के द्वारा वापस बाहर त्याग दी जाती है, उत्सर्जित कर दी जाती है, यहाँ आकर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, श्वसन तंत्र। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। इसके बाद अपन आगे अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेके आऊंगा मैं इसी पाठ का, जो होगा रक्त परिसंचरण तंत्र और हृदय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आने वाली क्लास में मैं आपके लिए और नए नए टॉपिक लेके आऊंगा। थैंक यू।